हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पल्प एंड पेरियोपाइकल लीजन्स के बारे में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स में नहीं जाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ कैसे आपको डायग्नोस करना है कोई भी पल्प एंड पेरियोपाइकल लीजन क्लिनिकली, चाहे आप बीडीएस के स्टूडेंट हैं या फिर आप एमडीएस ओरल मेडिसिन में कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको ये लीजन्स क्लिनिकली कैसे डायग्नोस करने हैं सिर्फ वही बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पल्प एंड पेरियोपाइकल लीजन्स में पहला जो हम लोग है वो है क्रॉनिक पल्पाइटिस। सो क्रॉनिक पल्पाइटिस में बेसिकली आप जब ओरल कैविटी में टूथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा कैविटी आपको दिखाई देगा। कैविटी जो कि इनामिल, डेंटिन और आपका जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं उसको इन्वॉल्व कर चुका होगा। बहुत ही डीप कैविटी आपको दिखेगा। आप प्रोब करेंगे तो कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसमें पल्पाइटिस में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि कैविटी में भी सिर्फ डीप है और सिर्फ डेंटिन के अंदर है और पल्प वाले थर्ड स्ट्रक्चर में नीचे, अगर आपको डाउट है तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट की। मेनली मोस्टली जब भी कैविटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ओपन कैविटी होती है कि इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर ओपन है, तो जब इतना ज़्यादा कैविटी बड़ी ओपन होती है तो यूजुअली देयर इज हिस्ट्री जब आप लेंगे तो पेशेंट आपको डल इंटरमिटेंट पेन के बारे में बताएगा, जो कि पेन बहुत कम होगा और इंटरमिटेंटली होगा, धीरे बीच बीच में आता जाता रहेगा। कंटिन्यूस पेन की हिस्ट्री मोस्टली नहीं होती है। अक्यूट पल्पाइटिस में पेशेंट हिस्ट्री देता है, बट क्रॉनिक पल्पाइटिस में यूजुअली पेशेंट की हिस्ट्री जब आप लेंगे तो उनको डल इंटरमिटेंट पेन की हिस्ट्री देंगे। एंड कभी कभी आप जब हिस्ट्री देंगे, क्योंकि पेशेंट को आप पूछ सकते हैं कि पेन इंक्रीज हो जाता है जब पेशेंट लेटते हैं, क्योंकि क्या होता है ब्लड जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। जब हम लेटते हैं तो ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ होता है, क्योंकि टूथ ऊपर होता है इसलिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्लोज स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पे जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो पेन भी इंक्रीज हो जाता है। मोरओवर पल्पाइटिस के अंदर पेशेंट आपको हिस्ट्री दे सकते हैं क्रॉनिक पल्पाइटिस में कि हीट से या थर्मल चेंजेस से, टेम्परेचर चेंजेस से पेशेंट को पेन बढ़ जाता है कुछ गर्म खाने पे। तो ऐसी हिस्ट्री जब आप लेंगे तो आप डायग्नोस करेंगे क्रॉनिक पल्पाइटिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप डायग्नोसिस लिख रहे हैं अपना, जो प्रोविजनल डायग्नोसिस जिसको कहते हैं, जो कि आप टूथ स्ट्रक्चर देखने के बाद, जो क्लिनिकली देखने के बाद आप जो डायग्नोसिस देते हैं उसको प्रोविजनल डायग्नोसिस बोलते हैं। उसमें जब भी आप क्रॉनिक पल्पाइटिस लिखें तो विद रिस्पेक्ट टू टूथ नंबर लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका डायग्नोसिस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हम दूसरा चलते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हम आते हैं अक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस पे। तो अक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस या एएपी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि कैविटी, अब क्या हुआ, पहले इन्फेक्शन था पल्प का, क्रॉनिक पल्पाइटिस में देयर वाज इन्फ्लेमेशन ऑफ पल्प। अब क्या हुआ, जो इन्फेक्शन आपका पल्प में था वो इन्फेक्शन धीरे धीरे यहाँ से आता हुआ आपके पेरियोपाइकल रीजन में चला गया है। ये आपका बोन है, पेरियोपाइकल रीजन में आपका इन्फेक्शन चला गया है। तो ये आपका पेरियोडोंटल लिगामेंट है, ये जो है वो पेरियोडोंटल लिगामेंट है। और यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड या फिर एडिमा कलेक्ट होने लगेगा। ये जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है इसके अंदर आपका ये फ्लूइड बाहर आके यहाँ पे इन्फेक्शन आ गया है, इनको पेरियोपाइकल रीजन बोलते हैं। एंड यहाँ पे जब एडिमा कलेक्ट होगा या फिर यहाँ पे जब इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो अब आप क्लिनिकली क्या करेंगे, अब आप पेशेंट को कैविटी देखते हैं और आप टैप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टीओपी, टेंडरनेस ऑन परकशन। तो हम क्या करेंगे, जब इसके ऊपर किसी हार्ड इंस्ट्रूमेंट से या प्रोब से टैप करेंगे तब पेशेंट को पेन होगा, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड कलेक्ट हुआ है यहाँ पे वो मूव करेगा जब हम उसको टैप करेंगे, और इसीलिए ये जितने भी नर्व एंडिंग्स हैं उनको सेंसिटाइज कर देगा और पेशेंट को पेन फील होता है। तो जैसे ही टीओपी आने लग जाए तो आपका डायग्नोसिस अक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ आपका है अक्यूट पेरियोपाइकल एब्सेस। तो अब आपका क्या हुआ कि पहले ये लार्ज कैविटी दिखेगी,
टीओपी दिखेगा। ये दोनों फीचर्स तो होंगे ही होंगे, बट अक्यूट पेरियपाइकल एब्सेस में और क्या होगा, जब आप वेस्टिब्यूल यानी ये जो टूथ और चीक के बीच में जब आप फिंगर पास करेंगे तो आपको वेस्टिबुलर ऑब्लिटरेशन दिखने लगेगा, यानी जो स्पेस है वहां पे जब आप फिंगर पास करेंगे वो स्पेस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे हल्की सी स्वेलिंग आने लगती है। तो अभी क्या हुआ है, जो इन्फेक्शन यहाँ था पेरिडोंटल लिगामेंट स्पेस में, वो बाहर बोन के अंदर अब आने लगा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप हल्की सी स्वेलिंग देखने लगे हैं वहां पे अंदर, बहुत ही हल्की सी माइल्ड सी वेस्टिबुलर ऑब्लिटरेशन इसके अंदर आप देखने लगेंगे। द मोमेंट आप वेस्टिबुलर ऑब्लिटरेशन देखेंगे, यानी जो वेस्टिब्यूल का स्पेस है वो जब कम होता हुआ आपको दिखेगा, तो आपका डायग्नोसिस हो जाएगा अक्यूट पेरियपाइकल एब्सेस। नाउ कमिंग टू क्रॉनिक पेरियपाइकल एब्सेस। तो क्रॉनिक पेरियपाइकल एब्सेस में आपको पेशेंट की साइनस ट्रैक्ट ओपन, पेशेंट को बहुत ज्यादा टूथ में पेन नहीं होगा। जैसे अक्यूट पेरियपाइकल एब्सेस में पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग हो सकती है, कभी कभी फीवर की हिस्ट्री दे सकते हैं, तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। बट क्रॉनिक पेरियपाइकल एब्सेस में कोई भी लीजन जिसके आगे क्रॉनिक लग जाता है उसमें पेन बहुत कम होता है। तो क्रॉनिक पेरियपाइकल एब्सेस में यूजुअली आप क्या देखेंगे, टीओपी नहीं होगा, मोस्टली टीओपी नहीं होता है पेशेंट को, और आप देखेंगे कि बोन से बाहर आके अब आपके अंदर मुंह में कहीं आपको साइनस ट्रैक्ट ओपनिंग दिखने लगेगी। जो पस आपका कलेक्ट हुआ है एब्सेस में, क्योंकि वो बंद है इसलिए आपको पेन दे रहा था अक्यूट पेरियपाइकल एब्सेस में। क्रॉनिक पेरियपाइकल एब्सेस में अब वो ब्रेस्ट जहां पे भी लीस्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया होगा वहां से वो बोन से बाहर आके साइनस ट्रैक्ट ओपनिंग फॉर्म कर देगा माउथ के अंदर। तो जब भी आपको साइनस ट्रैक्ट ओपनिंग दिख रही है माउथ में, तो आपकी डायग्नोसिस क्रॉनिक पेरियपाइकल एब्सेस हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू दैट टू पेशेंट आपको पेन की कंप्लेन नहीं करेगा उस केस में। तो लॉन्ग स्टैंडिंग लीजन होगा, जो पस कलेक्ट हो रहा था पहले में भी अक्यूट रहा होगा कभी, बट अभी वहां पे क्योंकि पस ड्रेन होने के लिए आउटलेट मिल गया है, इसलिए वो वहां पे पेन जो है वो रिलीव हो जाता है, देन इट बिकम्स क्रॉनिक पेरियपाइकल एब्सेस। नाउ कमिंग टू पेरियपाइकल ग्रैन्युलोमा। तो पेरियपाइकल ग्रैन्युलोमा नेक्स्ट स्टेज है इसके अंदर। उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म होने लगता है आपके पेरियपाइकल रीजन में। बट क्लिनिकली हम पेरियपाइकल ग्रैन्युलोमा मतलब जब टूथ आपका नॉन वाइटल होगा, आप मोस्टली टूथ आपका नॉन वाइटल होता है, जब आप टैप करेंगे तो टीओपी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जब आप टैप करेंगे तो आपको मेटालिक साउंड की जगह बहुत ही डल साउंड आएगा जब आप टैप करेंगे। वो मेटालिक साउंड जो टैप करने पे यूजुअली आता है वो एब्सेंट होगा पेरियपाइकल ग्रैन्युलोमा में। बट पेरियपाइकल ग्रैन्युलोमा की हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं देते हैं। जब हम ये सारा डायग्नोसिस दे देते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस का और एक्सरे एडवाइस करते हैं, जब हम एक्सरे में लीजन देखते हैं, वो रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस में बाद में कवर करूंगी, तो आप रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस दे सकते हैं और बेस्ड ऑन योर क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड आपका रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस आपका फाइनल डायग्नोसिस पेरियपाइकल ग्रैन्युलोमा हो सकता है। तो इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग लीजन में ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाता है, बट ये डायग्नोसिस आपको क्लिनिकली नहीं देनी है बिना किसी क्या नाम है एक्सरे के। तो ये एक्सरे लेंगे तभी हम ये सारे लीजन्स में कहीं भी पेरियपाइकल ग्रैन्युलोमा हो सकता है। तो हमने प्रोविजनल ऐसा कुछ दिया होगा, जब एक्सरे लिया तो हमने देखा कि पेरियपाइकल ग्रैन्युलोमा बना हुआ है पेशेंट में, तब हम पेरियपाइकल ग्रैन्युलोमा डायग्नोसिस दे सकते हैं। सो द नेक्स्ट लीजन इज पेरियपाइकल सिस्ट। सो पेरियपाइकल सिस्ट और आगे के लीजन्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इन सारे किसी भी लीजन में कोई भी डाउट है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको कुछ ऐड करना है या अपडेट करना चाहते हैं मुझे, तो वो भी आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।